संत कविनगर की धरती ग्रामीण अंचल में स्थापित बिंदापाल हुसैन पाल महाविद्यालय ऑनलाइन क्लास के शुभ आरंभ के शुभ अवसर पर मैं डॉक्टर संतोष पाल हिंदी शिक्षण महत्वपूर्ण विषय को लेकर के आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। नमस्कार। वर्तमान उपयोगिता को देखते हुए पाठ्यक्रम को सरल सुलभ ऑनलाइन क्लास के माध्यम से इस महाविद्यालय में संचालित कक्षाएं विद्यार्थियों तक पहुंच सके, ऐसे संकल्पवान ऊर्जावान डॉक्टर विनय पाल को मैं सहृदय से धन्यवाद देता हूं। और इसी बढ़ते हुए क्रम में मैं अब विषय की तरफ बढ़ना चाहता हूं। आइए, जो शीर्षक है भाषा के अध्ययन की आवश्यकता एवं महत्व। वास्तव में मानव जीवन में सबसे अमूल्य धरोहर क्या है? भाषा है। इसका महत्व वही जान सकता है जिसको मिला है और जिसको नहीं मिला है। भाषा की अभिव्यक्ति का जो अनुभव है, जो आनंद है, जो सुलभता है, वो तभी हो पाती है जब उसके पास क्या हो? भाषा हो। क्योंकि मनुष्य क्या है? एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहने के कारण उसको क्या करना पड़ता है? विचारों का आदान प्रदान। और विचारों का आदान प्रदान कैसे करेगा? जब तक उसके पास भाषा नहीं होगी तब तक वो अपने विचारों की अभिव्यक्ति नहीं कर पाएगा। और विचारों की अभिव्यक्ति तभी संभव है जब उसके पास क्या हो? भाषा हो। और दुनिया में बहुत सारी भाषाएं हैं। जिस देश की भाषा अधिकांश भूभाग के लोग, अधिकांश जनता के द्वारा बोली जाती है, वह भाषा उतनी ही उपयोगी और महत्वपूर्ण होती है। उसी विषय की चर्चा आप लोग कर रहे हैं और अध्ययन कर रहे हैं। पहले ऐसे लिखा है कि निज भाषा उन्नत है, सब उन्नत के मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं के शूल। आधुनिक कवि जो जन्मदाता हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, इस श्लोक का उक्ति का जो उन्होंने उल्लेख किया है, कहने का तात्पर्य है कि किसी भी देश की उन्नति तभी संभव है जब उस देश की भाषा क्या हो? पूर्ण रूप से वैज्ञानिक हो, सफल हो, आम जनमानस के लिए समझने के लिए परिपूर्ण हो। अगर ऐसा नहीं है तो वो उस देश का दर्द आम जनमानस के हृदय में पीड़ाओं के रूप में अभिव्यक्ति होता रहेगा। उसी का यहाँ पे उल्लेख किया कि जिस देश की भाषा जितनी ही उन्नत समृद्धशाली होगी, वह देश उन्नत की ओर, शीघ्रता की ओर क्या होगा? बढ़ता रहेगा। हाँ, आगे बढ़ता रहेगा। किसी भी देश को आगे ले जाने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? भाषा की होती है। जो देश ज़्यादा से ज़्यादा भाषाओं की समझ जिस देश में होगा, वहाँ के युवा अपने देश को, अपनी संस्कृति को, अपने ज्ञान को आगे ले जाने में सक्षम होंगे। आज भाषाओं की ही देन है। भाषा जो आज एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी से ज्ञान को जो हस्तांतरित करती है, ज्ञान को उपलब्ध कराती है, हम लोग आसानी से ज्ञान दे पा रहे हैं, ज्ञान सीख पा रहे हैं, उसका सबसे बड़ा वजह क्या है? कि भाषा मिली थी। और तभी हमारे सामने वेद, पुराण, उपनिषद, महाभारत, गीता और कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास, विभिन्न विषयों का ज्ञान जो हमको मिला है और मिल रहा है और आने वाले पीढ़ियों को सजो करके रखा रहेगा, उनको ये चीज़ सुलभता तभी संभव है कि भाषा उनके पास मिली हुई है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाषते व्यक्तिवाग्र रूपेण अभिव्यंजते इति भाषा। जो वाणी के द्वारा प्रकट हो, व्यक्त हो, उसको हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। इसीलिए कहा है कि व्यक्ति रूपेण भाषा। और भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना, कहना, जानना, समझना। ये सारी चीज़ें का उल्लेख इससे मानी जाती है। और भाषा
जैसे अब यहाँ पे थोड़ी सी दुविधा ये है कि भाषा कई प्रकार की होती है। मातृभाषा हुआ, राष्ट्रभाषा हुआ, राज्य भाषा हुआ, सांकेतिक भाषा हुआ, उसका उल्लेख तो आप सीखेंगे ही सीखेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण रूप से भाषाएं 3 प्रकार की होती हैं। पहला मौखिक, दूसरा लिखित, तीसरा सांकेतिक। मौखिक भाषा उसे कहते हैं जब हम अपने विचारों की अभिव्यक्ति मुख के द्वारा प्रकट करते हैं, बोल के द्वारा कहते हैं, तो भाषा क्या कहलाती है? मौखिक भाषा कहलाती है। जैसे भाषण देना, वाद विवाद करना, चर्चा करना, ये सारी चीज़ें जो है किसके अंतर्गत आती है? मौखिक भाषा के अंतर्गत आती है। और लिखित भाषा का उदाहरण है कि पत्र लिखना, आत्मकथा लिखना, जीवनी लिखना, बहुत सारी चीज़ें जो इसमें जोड़ करके जब हम अपने भावों और विचारों को लिख करके अभिव्यक्ति करते हैं तो उसको कौन सी भाषा कहते हैं? लिखित भाषा कहते हैं। और तीसरी भाषा क्या है? सांकेतिक भाषा। जब हम अपने हाव भाव के द्वारा, अपने शारीरिक क्रियाओं के द्वारा, जब इशारों के द्वारा जब अभिव्यक्त करते हैं तो उसको हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। आज ज्ञान विज्ञान के युग में इसकी भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। संकेत के माध्यम से भी हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सारी चीज़ें ग्रहण करते हैं, सीखते हैं, बताते हैं और अभिव्यक्त करते हैं। जिसका हमने उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं, जब हम यात्रा करते हैं सड़क पर तो इन सारी नियमों का जो है पालन करते हैं। रेड लाइट अगर जल जाती है यात्रा करते दौरान तब हम रुक जाते हैं। जैसे ही हमको हरी बत्ती का सिग्नल मिलता है वैसे हम क्या करते हैं? चलते हैं। रेलवे विभाग में भी जब स्टेशन मास्टर हरी झंडी दिखाता है तो गाड़ियां चल जाती हैं और लाल झंडी दिखाता है तो रुक जाते हैं। स्वास्थ्य विभाग में और यहाँ तक कि दिव्यांग बालक भी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, उनके जो भाषाविद हैं उनको पढ़ने के लिए, समझने के लिए, जीवन को पथ प्रदर्शक होने के लिए, आगे ले जाने के लिए बहुत सारी तकनीकियों का, भाषाओं का ज्ञान प्राप्त हुआ है। और ये जीवन के लिए क्या है? प्रेरणादायी है। तो आज बहुत बड़ी और एक चुनौती भी है। इतना सब कुछ होने के बाद फिर भी आज भाषा, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं, पशु पक्षियों की भाषा, जानवरों की भाषा, क्योंकि उनके पास भी ध्वनि होती है और ध्वनि मनुष्य के भी पास होती है। हम लोगों के पास जो ध्वनि है वो देवनागरी लिपि में चित्रात्मक होती है, वर्णात्मक होती है, उसको हम पढ़ते हैं, समझते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से उनकी भी भाषाओं को सीखने के लिए मनुष्य के सामने क्या है? एक चुनौती बना हुआ है और एक चैलेंज बना हुआ है। क्योंकि हम उनके भी सुख दुख को कैसे अनुभूति कर पाएंगे कि उनके जीवन में क्या चल रहा है, उसको भी समझने के लिए मनुष्य को एक प्रेरणादायी होना चाहिए। अगले आइए भाषा की परिभाषा। भाषा विद्वानों ने जो परिभाषाएं दी हैं उस पर हम लोग विचार करें। भाषा की परिभाषाओं को समेटना एक चुनौतीपूर्ण काम है, फिर भी उन्होंने जो अभिव्यक्ति दी है वो बहुत बड़ी बात है। पहला परिभाषा किसके अनुसार है? सीट महोदय के अनुसार। ये क्या कह रहे हैं? ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों का आदान प्रदान या प्रकटीकरण क्या है? भाषा है। क्योंकि ध्वन्यात्मक, हमने बताया ना कि ध्वनि तो सबके पास है, लेकिन मनुष्य की ध्वनि क्या है हम बोलते हैं, समझते हैं, विचारों का आदान प्रदान करते हैं, ये सबसे बड़ी अभिव्यक्ति है। उसी चीज को इन्होंने सीट महोदय ने कहा कि ध्वन्यात्मक यहाँ क्या है? शब्द है। वर्ण से क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। शब्द से वाक्य बनते हैं और इन्हीं चीज़ों को हम लोग समझते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं। उनके द्वारा ही क्या होता है? विचारों का आदान प्रदान। आदान प्रदान क्या मतलब है? कि अगला कोई व्यक्ति बोल रहा है तो मैं समझ रहा हूं, मैं बोल रहा हूं तो अगला व्यक्ति समझ रहा है। भाषा की भूमिका इतनी ही है और इसी चीज को जानना और समझना है। फिर उसके बाद विषयों की गहनता है, ये सारी चीजें समझ में आती है। और अगली परिभाषा जो है कामता प्रसाद गुरु के अनुसार, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को दूसरे पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरे के विचार को स्पष्टता समझ सकता है, जान सकता है। देखिए ये बहुत सरल और सुलभ परिभाषा कामता प्रसाद गुरु ने दिया है। क्योंकि कह रहे हैं
कि हम मनुष्य अपने विचार को दूसरे पर भली भांति क्या करता है, प्रकट करता है, बोलता है, कहता है, और उस दूसरे के विचार को स्पष्टता क्या करता है, समझ सकता है। भाषा की ये जो ताकत है, भाषा की जो ये शक्ति है, समाज के लोगों में एक दूसरे के लिए समझने के लिए बहुत आवश्यक है। अगर ये ना होता तो मनुष्य क्या होता, गूंगों की बस्ती बन जाती और ये बड़ी जीवन क्या हो जाता, कठिन हो जाता। बाबूराम सक्सेना के अनुसार तीसरी परिभाषा है, जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उनकी समष्टि रूप को हम क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। ठीक उसी रूप में इन्होंने भी अपनी परिभाषाओं को शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्त किया है, क्योंकि जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य अपना आदान प्रदान करता है, विचारों की अभिव्यक्ति करता है और दूसरे की अभिव्यक्ति को सुनता है, ये भाषा की परिभाषा हो गई। अब हम लोग देखेंगे कि व्याकरण का अर्थ क्या है। पहला क्या है, वी का तात्पर्य होता है विशिष्ट रूप से। दूसरा क्या है, उपा का अर्थ है पूरी तरह, उपा का अर्थ क्या है, पूरी तरह। तीसरा क्या है, करण का जो अर्थ है व्याख्यायित करना, परिभाषित करना। अब आप ये कह सकते हैं कि व्याकरण वह है जो शास्त्र हमें शुद्ध बोलना, शुद्ध पढ़ना, शुद्ध लिखना सिखाता है, उसे हम क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। तो ये चीज़ है कि इसको संक्षिप्त रूप में इसके अर्थ को परिभाषित करने के लिए ये चीज़ें यहाँ पे आप लोगों को बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है। ये अब व्याकरण की परिभाषा अभी आप लोग देखिए, व्याकरण की परिभाषा क्या है। व्याकरण की परिभाषा क्या है, डॉक्टर बंशीधर और धर्मपाल शास्त्री के अनुसार जो शास्त्र लिखना, बोलना सिखाता है उसे हम क्या कहते हैं, हिंदी व्याकरण। वही चीज़ जो हमने बताया है कि व्याकरण की परिभाषा है कि शुद्ध बोलना, शुद्ध पढ़ना, शुद्ध लिखना ही क्या है, व्याकरण है। सीट महोदय के अनुसार व्याकरण भाषा का व्यवहारिक विश्लेषण करता है, क्योंकि जीवन में जो आप क्रियाएं करते हैं, जो आप अभिव्यक्त करते हैं, जो बोलते हैं, उसका विश्लेषण करना ही क्या है, व्याकरण है। श्री लज्जा शंकर झा के अनुसार भाषा का शुद्ध रूप पहचान में छात्रों के समक्ष बनाना ही व्याकरण का क्या उद्देश्य है। शुद्ध रूप का तात्पर्य क्या है कि आज लेखनी में बहुत सारी त्रुटियां आ जाती हैं। जो घ लिखते हैं तो ध समझ में आता है, ध लिखते हैं तो घ समझ में आता है, भ लिखते हैं तो मैं समझ में आता है। उसी की ही पहचान सक्षम बनाना जो है क्या है, व्याकरण का उपदेश है। क्योंकि भाषा एक नदी के प्रवाह की तरह है। भाषा निरंतर चलती रहती है, लेकिन उसको बांधने का काम, उसको व्यवस्थित करने का जो कार्य है वो कौन करता है, व्याकरण करता है। अगर बांध न हो तो नदी क्या हो जाएगी, उच्छृंखल हो जाएगी। नदी की सीमाएं जो है फैलती चली जाएंगी। उसका जो है पानी का उपयोग जीवन के लिए में नहीं हो पाएगा। ठीक उसी रूप में यहाँ पे भी है, एक दूसरे के पूरक है। भाषा और व्याकरण दोनों एक दूसरे के सहयोगी हैं, लेकिन व्याकरण की जिम्मेदारी भाषा की अपेक्षा बढ़ जाती है, क्योंकि उसको मानकीकरण करना, उसको व्यवस्थित करना, उसको परिमार्जित करना, शुद्ध करना, ये किसके अंतर्गत आता है, व्याकरण के अंतर्गत आता है। अब ये आप देखेंगे व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य। अब हमने जैसा बताया कि ज्ञान क्यों होना चाहिए, क्योंकि ज्ञान में ही आप ध्वनियों को बताएंगे, कौन कौन सी ध्वनि है, शब्द योजना का निर्माण करने के लिए बताएंगे, शब्द शक्तियाँ बताएंगे, रस का ज्ञान बताएंगे, अलंकार का ज्ञान बताएंगे। ये सारी चीज़ों की
ज्ञान बताएंगे। दूसरा क्या है, कौशल, शुद्ध वर्तनी। जैसे हमने बताया कि जो है लिखते वक्त जो है घ को ध हो जाता है, भय को मैं हो जाता है, उसका वाक्य की शुद्ध वर्तनी वाल्मीकि कैसे लिखना है, कालिदास कैसे लिखना है, रचयिता कैसे लिखना है, उज्ज्वल कैसे लिखना है, प्रदर्शनी कैसे लिखना है इन सारे चीज़ों का जो है ये उल्लेख बच्चों को होना बहुत आवश्यक होता है कि चूंकि लेखनी कौशल का बड़ा महत्व होता है, तो इसका ज्ञान आप बताएंगे। और रुचि क्या है इसके प्रति, चूंकि सीखने वाला और सिखाने वालों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। सीखने वालों की तत्परता तभी होती है जब सिखाने वाला उनको सरल सहज ढंग से उनके रुचि के अनुकूल जब अभिव्यक्ति करता है, बताता है, समझता है, तब फिर वो क्या हो जाती है, जो जटिल विषय है वो भी सरल हो जाती है। इसलिए लिखा है कि रुचि, जब तक बालकों का रुचि व्याकरण के प्रति नहीं होगा तब तक उस विषय से वो भागते रहेंगे। तो भागेंगे क्यों? क्योंकि उनको सीखने में कठिनाई होती है। तो शिक्षक उस विषय को, उस ज्ञान को उनके अनुसार बहुत सरल सहज ढंग से जब बताता चला जाएगा, समझाता चला जाएगा, तो एक दिन ऐसा लगेगा कि सबसे ज़्यादा रुचि उस विषय में हो जाती है। तो ये चीज़ यहाँ पे दिखाई गई है कि भाषा सीखने में रुचि उत्पन्न करना और उच्चारण के गुण और दोष, आरोह और अवरोह के आधार पे वर्णों को बताना, विराम चिन्हों का उपयोग करते हुए बोलना, लिखने का कौशल का प्रयोग करना, ये सारी चीज़ें व्याकरण और भाषा के अंतर्गत सावधानियाँ बरती जाती हैं। इन्हीं विषयों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देना चाहता हूँ। नमस्कार। फिर अगली चर्चा में आप लोगों के सामने उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद।